कि हाउ लॉन्ग कोविड रिमेन्स ऑन सरफेस, ये क्वेश्चन किसी ने पूछा है। डू यू वांट टू आंसर ज़हीर? हाँ, वो सरफेस के ऊपर डिपेंडेंट होता है, मगर नॉर्मली मोस्ट सरफेसेस पे 24 आवर्स से ज्यादा नहीं रहता है। और अगर आपने सरफेस क्लीन कर दिया है 1% हाइपोक्लोराइड से तो कोई रिस्क नहीं है। अगर आपने सरफेस पे हाथ लगा के अपने चेहरे पे हाथ नहीं लगाया तो कोई रिस्क नहीं है, वो सरफेस से आपके ऊपर नहीं जा सकता है। तो वो टच बाय टच कॉन्टैक्ट है, और इस तरह का फैलना बहुत ही कम चांस है। मेनली वो खाली बात करने से, छींकने से, खांसी से, पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट से ज्यादा फैलने का चांस है। तो आई थिंक जैसे इन्होंने कहा ज़्यादा बात करना और वो खाना पीना, चाय वगैरह, मेरे दोनों बच्चों को कोविड अपने सहयोगी के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने को हाउसबैंड के साथ बैठ के खाने पीने से हुआ। सो दैट जस्ट टेल्स यू कितना कॉमन है अपने साथियों से कोविड मिलना। हमको तो लगता है पेशेंट से, एक्चुअली जो कोविड पेशेंट्स है उससे मिलने का, अगर आपको पता है उसका कोविड रिपोर्ट है, मिलने का चांस कम रहता है। जिसका नहीं पता आपको रिपोर्ट, उससे मिलने का चांस ज़्यादा रहता है। सो वो सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और एक मैंने देखा लोगों को मास्क उतार के बात करते हैं, वैसे मास्क पूरा दिन पहने रहते हैं, जब फ़ोन आता है या जब आप सामने मिल जाते हो तो मास्क उतार के बात करते हैं, एज इफ़ उसको मास्क पहन के आवाज़ सुनाई नहीं देगी। सो ये एक और गलती है जो हमें नहीं करनी चाहिए। So anyway, Zahir, thank you so much for a wonderful talk, wonderful presentation. And of course, if there are any more questions, we'll put it up on the WhatsApp chat. Thank you again. So अब हम दूसरे पैनलिस्ट के पास दूसरी टॉक पे जाएंगे। हम इस बार जो केस ले रहे हैं वो डॉक्टर मुकेश शेट्टे, जो हमारे बहुत ही खास दोस्त मित्र हैं, जो एक पहले एपेक्स केयर में थे, अब उन्होंने अपना खुद का किमाया डायलिसिस यूनिट एंड एक अपना जुपिटर में अटैच्ड हैं, उनके खुद के सेंटर्स हैं, खुद का नर्सिंग होम है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इतने सारे टेक्नीशियनों को उन्होंने ट्रेन किया है और बहुत ही बढ़िया लेक्चर्स लेते हैं। मेरे पर्सनल फ्रेंडशिप इसलिए इतनी ज़्यादा है कि नॉट ओनली नेफ्रोलॉजी बट उनका जो उनकी क्वालिटी है वो ड्रामाबाजी में, नाटक में, गाने में, सिंगिंग में, जोक्स में, मिमिक्री में, अभी जो मैं बोल रहा हूँ उसको वो बहुत ही आसानी से दूसरे किसी भी ग्रुप में जाके मिमिक्री करेंगे मेरे बारे में, वो मुझे गारंटी है। तो ये सारी क्वालिटीज़ के साथ मैं आपको पेश कर रहा हूँ डॉक्टर मुकेश शेट्टे। और मुकेश जी, आपको एक सिंपल सा केस मैं प्रेजेंट करना चाहता हूँ जिसको लेके आप अपना पूरा टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं। सो ए 60-year-old मेल हु इज डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर है सिंस 10 years, इज टेकिंग मेंटेनेंस हीमोडायलिसिस थ्रू परमाकैथ सिंस द लास्ट 6 months। लेकिन लास्ट 3 डायलिसिस में उनको ठंडी लग के बुखार आ रहा है और ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग दैट शिवरिंग लो हो जाता है। एक आध बार वॉमिटिंग भी कर लेते हैं, खास करके जब उनको शिवरिंग आता है। जब डायलिसिस कैथेटर की ड्रेसिंग खोलते हैं तो उसमें थोड़ा सा डिस्चार्ज और स्मेल भी आ रही है। तो ये टिपिकल केस, कई बार हमारे टेक्नीशियंस ऐसे सीन देखते हैं, तो उसको कैसे हैंडल किया जाए। बेसिकली आप बात करोगे परमाकैथ इंड्यूस्ड इन्फेक्शन या कैथेटर रिलेटेड इन्फेक्शन, from exit site to tunnel to permacath to temporary jugular catheter to even AV fistula, सारे infections related to vascular access. Over to Dr. Mukesh. स्क्रीन शेयर आपको शायद करना पड़ेगा। तो फुली स्लाइड्स आर विजुअलाइज? यस। ओके, तो जैसे ये टोमिश खन्ना जी ने हमें केस दिया है कि ये इन्फेक्शन रिलेटेड है, क्योंकि पेशेंट को बुखार आ रहा है, उनके गले में परमकैथ है। और अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे शायद इस केस का जवाब हमें इन कुछ स्लाइड्स में मिल जाएगा। सो बेसिकली ये जानना है कि कैथेटर रिलेटेड इन्फेक्शन की प्रमाण क्या है, कितना मैग्नीट्यूड है, क्या ये बहुत मार्जिनल प्रॉब्लम है या बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये हम जानना चाहते हैं। तो एक्चुअली थोड़ी हिस्ट्री ऐसी है कि 1980 में परमकैथ की डिस्कवरी हुई, और हम जानते हैं कि फिस्टुला बहुत जरूरी चीज है, लेकिन आपको जानकर ताज्जुब हुआ कि आज भी 80% पेशेंट जब डायलिसिस पहुंचते हैं तो उनको कोई ना कोई सेंट्रल वेनस कैथेटर रहता है।
यानी कि 20% लोग ही फिस्टुला टाइम पे करवाते हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि जब आप डायलिसिस करते हो तो पहले 90 डेज, मतलब जब आप डायलिसिस शुरू करते हो तो पहले 3 महीने की मोर्टेलिटी यानी पेशेंट की मौत, ये कहीं ना कहीं इस कैथेटर से जुड़ी हुई है। तो काफी बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि आप डायलिसिस शुरू करते हो कैथेटर के साथ, तो मोर्टेलिटी का डर है। और ये सारे जो आंकड़े बताते हैं कि 2.4 टाइम्स इन्फेक्शन ज्यादा है, उनको और केसेस के मुकाबले ज्यादा बार अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है। पर्म कैप में तो 15 फोल्ड इंक्रीज इन्फेक्शन है। और ये जो CRBSI लिखा हुआ है, मतलब ये कैथेटर रिलेटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, इनका प्रमाण भी 12 to 25%, मतलब आप सोच सकते हो कि अगर आपने कैथेटर डाला तो हर चौथे इंसान को पर्म कैप का इन्फेक्शन हो सकता है। और नाबल की इन्फेक्शन, मगर ये इन्फेक्शन होने के बाद कुछ ना कुछ गहरा असर उनके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर भी हो जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट अस्पताल में भर्ती हुआ, कैथेटर का इन्फेक्शन था, एंटीबायोटिक लिया, लौट के आया, बुखार चला गया और सडनली मौत हो गई। और वो इसलिए मौत हो गई कि उनके कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम से सेप्सिस की वजह से बढ़ गई। तो जैसे एक ग्राफ दिखा रहा है कि अगर AVF है, मतलब AV फिस्टुला है या AV ग्राफ्ट है, तो इन्फेक्शन का प्रमाण अत्यल्प है। लेकिन जब कैथेटर रिलेटेड इन्फेक्शन हम देखते हैं तो उसका प्रमाण बहुत ज्यादा है। और इसीलिए ज्यादातर हम कोशिश करते हैं कि ESRD पेशेंट जो कि 100% डायलिसिस तक पहुंचने वाला है, तो उन्हें कम से कम टाइम में फिस्टुला किया जाए। अब थोड़ा ये जानते हैं कि क्या क्या कैथेटर के टाइप्स है। तो आप जैसे चित्र में देख रहे हो कि आप ये पर्मैकैथ डाल सकते हो, जो कि ये इस तरह से यू शेप, मतलब नीचे से ऊपर और फिर ऊपर से नीचे, इस तरह से ये कैथेटर जाता है। आप गले में जुगुलर डाल सकते हो, आप AV ग्राफ्ट डाल सकते हो, या आप AV फिस्टुला बना सकते हो। कोई कोई लोग डायलिसिस के लिए PD पे रहते हैं, तो ये पेरिटोनियल डायलिसिस कैथेटर रहता है। इन शॉर्ट, जब आप डायलिसिस एक्सेस के बारे में सोचते हो, ये सारे इन्वेजिव लाइंस के पेशेंट्स में पाए जाते हैं, कि इसी की तरह से हम ट्रीटमेंट दे पाएंगे। लेकिन ब्रॉडली इसको 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक जो शॉर्ट चेन शॉर्ट कैथेटर है, जो कि हम नेक में डालते हैं, जिसकी की स्ट्रक्चर देखा जाए तो काफी रिजिड है, और वो ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 हफ्ते तक इस्तेमाल होना चाहिए। उसमें एग्जिट साइड या इंसर्शन साइड का इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। फीमोरल में स्पेशली इन्फेक्शन बहुत ज्यादा कॉमन है। इनमें कोई टनल नहीं रहता, तो ये सिंपल जुगुलर कैथेटर जो हम लोग बोलते हैं वो है। पर जब आप पर्म कैथ कहते हो तो वो सॉफ्ट है, इसके साथ एक शीट और डेकोरन कप, मतलब एक बल्ब आता है, जो कि उसका काम है कि वो स्किन को अडेयर होने के कारण वो हिलता नहीं है कैथेटर। एटलीस्ट उसकी लाइफ 3 हफ्ते नहीं, बल्कि कम से कम 1 साल तक भी ये चल सकती है। यहाँ पर भी एक्सेस साइट, इंसेशन साइट, टनल के इन्फेक्शन हो सकते हैं, तो इसको हम पर्म कैथ कहते हैं। और ये पर्म कैथ के टिप्स को स्ट्रक्चरली बहुत अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। कोई इस तरह से कैथेटर है, कोई स्प्लिट लुमेन वाला है, कोई एक शार्प एंड वाला है। ये जो है वो पैलेंड्रोमिक कैथेटर है, जो कि आजकल इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कि इन्फेक्शन के चांसेस कम है। ये सारे डिफरेंट शेप्स और अपर्चर्स जो आप देख रहे हो, उनका मकसद है कि या तो ब्लड की क्लॉटिंग कम किया जाए या फिर इन्फेक्शन कम किया जाए। तो कोई मानते हैं कि जब ये स्प्लिट होता है तो क्योंकि अलग अलग लुमेन में इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं, कर्व्ड है तो थ्रोम्बस के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये सारे कुछ अलग अलग शेप्स एंड साइजेस, और जिसकी वजह से उनका नाम दिया गया है कि A क्विंटन है, B माउरकर है, E ये जो टाल पैलेंड्रोमिक है। तो ये अलग अलग कैथेटर्स हम बाजार में देखते हैं। ये आपको मालूम है कि ये सिंपल जुगुलर कैथेटर है, जो टफ कैथेटर रहता है, ये एकदम रिजिड रहता है, और इसको हम ज्यादा दिन नेक में नहीं रख सकते। ये है जो टिपिकल पर्म कैप का इंसर्शन एक्सरे है। यहाँ से हम इंसर्ट करते हैं, फिर एक टनल बनाते हैं, और ये इस तरह से ऑलमोस्ट इस पॉइंट तक जाता है। ये जंक्शन है सुपीरियर वेना का, जो कि सबसे बड़ी वेन है, और राइट एट्रियम, मतलब जो हार्ट का राइट एट्रियम चेंबर है, इन दोनों के जंक्शन तक रखा जाता है। अगर कैथेटर बहुत ऊपर हो या बहुत नीचे हो तो भी फ्लो में या फिर इन्फेक्शन में प्रॉब्लम्स आते हैं। ये इसकी आइडियल साइट मानी जाती है, जंक्शन ऑफ SVC और राइट एट्रियम। तो यहाँ पर एक कैथेटर देखा जाता है। जब हम यू शेप कैथेटर पाते हैं तो हमें पता चलता है कि अगर गलती से इन्फेक्शन यहाँ से चला भी जाए तो इसे एक कर्व्ड रास्ता पार करना पड़ेगा, और इसलिए उसके इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। वही जो हमने देखा कि अगर यहाँ पे गलती से इन्फेक्शन ट्रैवल करे तो सीधा डायरेक्ट वो वेन में चला जाएगा, और इसलिए इसको हम ज्यादा दिन नहीं रख सकते। लेकिन इसको हम 1 साल तक भी रख सकते हैं।
यहाँ जो कफ रहता है डैक्रॉन कफ, उससे भी एक पार्टीशन बनी रहती है ताकि जंतु कई बार यहाँ से जाकर डैक्रॉन कफ तक अटक जाते, उसके आगे नहीं जा पाते। तो सिर्फ एग्जिट साइड का इन्फेक्शन होता है, लेकिन कैथेटर का इन्फेक्शन नहीं होता। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनाया गया है ताकि वो ज्यादा दिन बॉडी में हम रख पाए। तो ये कुछ उसके कंसेप्ट है कि ये तो कैथेटर है, ये उसका एंट्री पॉइंट है, यहाँ पर हमने स्टिचेस लगाए, इसको हम एग्जिट साइड कहते हैं। ये जो है वो टनल बना है जिस टनल के द्वारा वो चले जाते हैं। यहाँ कहीं उसका डैक्रॉन कफ रहेगा जो कि स्किन को एकदम अडेयर हो जाता है ताकि ये कैथेटर हिले नहीं। अब बात यह है कि डायलिसिस पेशेंट में इन्फेक्शन क्यों ज्यादा देखते हैं। तो पेशेंट जो डायलिसिस ले रहे हैं उनका डायरेक्ट ताल्लुकात हेल्थ केयर वर्कर से होता है। और एक ऐसी टर्म है हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, मतलब हेल्थ केयर जो एक अच्छा काम कर रहा है डायलिसिस देने का, जो आप टेक्नीशियंस बहुत बखूबी से के बड़े बड़े सीरियस लोगों के लिए भी काम करके उनको बचाते हो, ये बहुत बड़ा काम है। लेकिन इन्हीं हेल्थ केयर के द्वारा भी इन्फेक्शन स्प्रेड होने का डर है। और इसलिए ये लेक्चर इसलिए जरूरी है क्योंकि हेल्थ केयर के हिसाब से हमें क्या के प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, वो हमें इनफैक्ट जानना है। तो क्योंकि ये ट्रीटमेंट ही ऐसी है कि बार बार यहाँ पर कैथेटर इंसर्ट होगा, आप नीडल इंसर्ट करोगे, हेल्थ केयर उसको हैंडल करेंगे। तो अगर इसके प्रिकॉशंस में कुछ कमी रही, इसके सावधानी बरतने में कुछ कमी रही, तो नेचुरली वो सीधे बैक्टीरिया ब्लड स्ट्रीम में चले जाएंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात ऐसी देखी गई है कि ये जो इन्फेक्शन स्प्रेड हेल्थ केयर वर्कर से होता है वो उनके हाथों से होता है। सो हैंड्स आर द मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। और इसलिए आगे चलकर हम देखेंगे कि हैंड्स पे हमें काफी कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। इन शॉर्ट कौन सा टाइप के इन्फेक्शन है, तो अब जब हम डायलिसिस रिलेटेड इन्फेक्शन की बात करते हैं तो या तो लोकल साइट का इन्फेक्शन होगा या फिर वो जो बैक्टीरिया है वो ब्लड स्ट्रीम में चले जाएंगे, तो कैथेटर रिलेटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, या कभी एग्जिट या कभी इंसर्शन साइट या फिर कंप्लीट टनल, ये सारे एरियाज इन्फेक्शन में के गिरफ्त हो जाते हैं। और इसीलिए ये हर इन्फेक्शन का अप्रोच और हर इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट थोड़ी अलग है और वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो जब हम कहते हैं कि कैथेटर रिलेटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, तो ये क्या है, तो या तो बैक्टीरिया या फंगस इस कैथेटर के द्वारा शरीर में ये जा चुका है। अगर आप उनका ब्लड कल्चर देखें तो वो पॉजिटिव है। ब्लड भी जब आप चेक करते हो तो आपको कैथेटर साइड से और पेरिफेरल वेन से, दोनों से अगर आप ले और दोनों के जंतु एक ही आए तो आपको पता चलेगा कि जो भी इन्फेक्शन है पेरिफेरल वेन में वो कैथेटर से ही ये पाया गया और ना कि कोई अलग इन्फेक्शन बॉडी में छुपा हुआ है जो कि इन्फेक्शन जैसा प्रेजेंट कर रहा है। उनको फीवर, चिल्स और हाइपोटेंशन, जो आपने अभी केस सुना, यही तीन सिम्टम थे कि जब कैथेटर इन्फेक्शन होते हैं तो उनको बुखार आता है, ठंडी बचती है। ज्यादातर ये ठंडी और बुखार डायलिसिस के दरमियान बचती है और बीपी उनका कभी कभी ड्रॉप हो जाता है क्योंकि जब भी बुखार आए तो काफी जो हमारी आर्टरीज है वो डायलेट हो जाती है, वैसो डायलेटेशन हो जाता है और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। और यही कैथेटर और पेरिफेरल ब्लड में सेम ऑर्गेनिज्म आए तो ये कंफर्म हो जाता है कि ये कैथेटर रिलेटेड इन्फेक्शन है। तो कौन से रिस्क फैक्टर से क्या हर एक को इन्फेक्शन होता है, तो नेचुरली हम देखते हैं कि सारे टाइप के पेशेंट्स हमारे डायलिसिस में आते हैं, कोई जवान है, कोई बूढ़े है, कोई काफी सारी बीमारियां है। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स है, अगर ये है तो इन्फेक्शन के चांसेस सबसे ज्यादा है। डायबिटीज, अगर उनकी इम्यूनिटी कम है, उनके WBC काउंट कम रहते हैं जिसको एब्सोल्यूट न्यूट्रिफिल काउंट कहते हैं, वो माल नरिश है मतलब उनका खान पान अच्छा नहीं है। अल्ब्यूमिन लेवल जो कि एक न्यूट्रिशनल मार्कर है, अगर वो कम है, बहुत एल्डरली है। आयरन ओवरलोड, बहुत बार हम हर 15 दिन में आयरन के इंजेक्शन देते हैं और ये देखते भी नहीं है कि इनका आयरन कितना है, कि ये एक रूटीन के जो ट्रीटमेंट हम देते रहते हैं। कई लोग ये आयरन ओवरलोड में चले जाते हैं और आयरन इज अ फूड कल्चर, मतलब आयरन एक ऐसी लोहा जिसको कहते हैं इतना शक्तिशाली है कि वो नेचुरली बैक्टीरिया को भी खाके मिलता है और बैक्टीरिया भी बढ़ने लगते हैं। और इसलिए आयरन ओवरलोड इन पेशेंट्स में कैथेटर इन्फेक्शन सबसे ज्यादा पाए गए। अगर पहले कभी इन्फेक्शन हुआ है, जैसे ऑलरेडी कैथेटर साइट का इन्फेक्शन हो, तो नेचुरली उनको दोबारा इन्फेक्शन होने का चांस और भी ज्यादा है। और कुछ कैथेटर रिलेटेड इन्फेक्शन है, उनका टाइप, लोकेशन या फिर मोरल है या फिर बैरियर प्रिकॉशंस ली है नहीं ली है, जो स्किल है कैथेटर इंसर्ट करने का वो इस्तेमाल किया है, या कई बार कई चीजों को टच करके हमने कैथेटर डाला है, जो कि परफॉर्मर के ऊपर डिपेंडेंट करता है। अगर ऐसा कुछ है तो कैथेटर इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है। अगर बॉडी ऐसी है कि जो जल्दी क्लॉटिंग कर देती है तो थ्रोम्बोसिस से भी के इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो थ्रोम्बस है मतलब ब्लड जमा हुआ है, वो ब्लड भी एक कल्चर मीडिया है।
ठीक, और इसलिए अगर वहाँ ब्लड है तो बैक्टीरिया वहाँ पे आसानी से रह सकते हैं और मल्टीप्लाई हो सकते हैं, और इससे इन्हीं सब कारणों से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं।